हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग, और जो जिसके थ्रू आईएमएफ का जो वर्ण हुआ है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो कहीं पे भी स्किप मत करना, लास्ट तक वीडियो देखना। और वीडियो देखने के बाद अगर कोई आपका डाउट रहता है, कुछ क्वेरी रहती है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, राइट। वहाँ पे टेलीग्राम लिंक मेंशन है, आप उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और डायरेक्टली वहाँ से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं मेरे से, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस क्या है। और उससे पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस रेगुलरली आ रही हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम देखते हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है ब्रेटन वुड्स, राइट, उस पर हम डिस्कस करते हैं जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस क्यों हुई थी, क्या रिक्वायरमेंट थी। तो बेसिकली जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, राइट, उसके बाद जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही बेकार हो गई थी, कि सारे जो कंट्रीज थी आपस में सब लड़ रहे थे, राइट। तो उसके बाद पूरी वर्ल्ड जो इकोनॉमी थी बिल्कुल बेस्ट हो गई थी। तो एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें जब बहुत सारे नेशंस के मेंबर आए थे, तो उन्होंने बैठ के कॉन्फ्रेंस किया था और वहाँ उन्होंने डिसाइड किया था कि जो वर्ल्ड वार में जो नुकसान हुआ, जो पूरी इकोनॉमी डूब गई वर्ल्ड की, इसको कैसे इससे बाहर निकलना है। तो उसके रिगार्डिंग एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो देखते हैं कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस ऑफिशियली नोन एज यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड द फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, इसको हम जो ऑफिशियली जानते हैं यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड द फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। अ मीटिंग ऑफ डेलीगेट्स फ्रॉम 44 नेशन, इसमें 44 नेशंस के बहुत सारे डेलीगेट्स की मीटिंग हुई थी, राइट, फ्रॉम 1 जुलाई टू 22, 1 जुलाई से 22 जुलाई तक इसकी जो मीटिंग हुई थी। और वहाँ पे 1944, राइट, इन द ब्रिटेन वुड्स एक जगह है इन न्यू हैम्पशायर इन यूएस, राइट। तो वहाँ पे ये मीटिंग हुई थी। कब मीटिंग हुई थी? 1 जुलाई से 22 जुलाई तक, राइट, इन 1945, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये मीटिंग हुआ था। बहुत सारे डेलीगेट्स आए थे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस की, राइट। The purpose of the conference was to agree upon a series of new rules for the monetary system after World War II। इसका जो बेसिकली मोटो था, जो इकोनॉमी खराब हुई थी उसके रिगार्डिंग नए रूल्स बनाना, कि कैसे हम वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे मॉनेटरी जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें ये मेन उनका वहाँ पे एक पर्पस था इसका करने का, राइट। तो देखते हैं कि International Monetary Fund and the World Bank were both created at the international conference convened in the Bretton Woods। जब जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहीं से ही दोनों जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, राइट, या आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनका वहीं से ही वॉर्न हुआ था। ये वहीं से ही निकले हुए दोनों हैं, तभी इनको ब्रेटन वुड ट्विंस बोलते हैं। कभी कभी आप एग्जाम में देखते हो क्वेश्चंस आता है कि ब्रेटन वुड ट्विंस कौन से हैं, तो आपको याद होना चाहिए जो ब्रेटन वुड ट्विंस हैं, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ को ही ब्रेटन वुड ट्विंस बोला था, कि ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही इंस्टीट्यूशनल, ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के ही थ्रू निकले हुए हैं, राइट। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस क्या है और किस किस जो इंस्टीट्यूशन है उनका जन्म हुआ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू। देखते हैं द नेक्स्ट पॉइंट। द ब्रेटन वुड एग्रीमेंट इज द लैंडमार्क सिस्टम फॉर द मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट एस्टैब्लिश इन 1944। इसमें क्या हुआ था, जो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हमने आपको ऑलरेडी बताया, जो लैंडमार्क्स पूरा बना था, जो मॉनेटरी और जो एक्सचेंज रेट है उनके लिए, एस्टैब्लिश इन 1944। 1944 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था जो मॉनेटरी और एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। इसे आप देख सकते हो, इस डायग्राम में दिया है। पूरी कॉन्फ्रेंस हुई थी, सारे डेलीगेट्स आए थे डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के, उन्होंने ही अपने यहाँ पे पूरे डिस्कस किया था एक, तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस डेवलप हुआ था वहां से। जो नए जो टू इंस्टीट्यूशंस का जो जन्म हुआ था, यहाँ से जो टू इंस्टीट्यूशंस यहाँ से निकले थे उनके रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। जो पहला आता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
तो इसको देखते हैं। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज अ मेजर फाइनेंशियल एजेंसी, ये मेजर फाइनेंशियल एजेंसी है ऑफ यूएन की, एंड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, जैसे आप जानते हैं ऑलरेडी हमने आपको बताया था। जो उसका हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी इन यूएस में इसका हेडक्वार्टर है, और जो इसके प्रेजेंट में मेंबर्स हैं वो 190 मेंबर्स भी इसकी कंट्रीज जो है इसके मेंबर है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो आईएमएफ है उसे कितने मेंबर्स हैं, तो टोटल 190 मेंबर्स हैं, और जो इसका हेड ऑफिस है इन वाशिंगटन डीसी, क्योंकि एग्जाम में हेड ऑफिस के बारे में पूछते हैं, राइट, और जो इसका कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है और कितनी कंट्रीज हैं उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट्स स्टेटस मिशन इज वर्किंग टू फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, राइट, जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसको मोनेटाइज करना, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करता है, प्रमोट करता है, एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है जो उसको भी ये सस्टेन करता है, प्रमोट करता है, राइट, एंड रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड, और जो वर्ल्ड की जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है वर्ल्ड की, उसको रिमूव करता है, उसमें हेल्प करता है रिड्यूस करने के लिए, राइट। तो आपको बेसिकली इसका पर्पस पता लग गया होगा कि बेसिकली आईएमएफ क्या है, राइट, और ये किसके लिए क्या काम करता है। इट्स नाउ प्ले सेंट्रल रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, और जो इसका मेजर रोल है, इसका जो मेजर रोल है, सेंट्रल रोल इसका किस में रहता है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, जो बीओपी है, उसमें ये मेजर इसका रोल सेंटर रोल रहता है। डिफिकल्टीज एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस, जितने भी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिफिकल्टीज आती हैं उनको उनमें हेल्प करता है, उसमें रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, राइट, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत बड़ा इसका एक कंट्रीब्यूशन और रोल होता है, सेंट्रल रोल होता है इसमें। The current MD, the managing director and the chairwoman of IMF is बुल्गेरियन इकोनॉमिस्ट, एक बुल्गेरियन इकोनॉमिस्ट हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। जो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है ये बुल्गेरियन इकोनॉमिस्ट हैं, जो इसकी प्रेजेंट में एमडी हैं। आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस में भी जो पीवाईक्यूज हैं उनमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आईएमएफ है उसकी चेयरपर्सन या एमडी कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। एक बुल्गेरियन कंट्री है, उनकी इकोनॉमिस्ट हैं जॉर्जिया, क्रिस्टलिना जॉर्जिया, who has held the post since October 1, 2019, जो 2019 के 1 अक्टूबर से इस पे पोस्ट पे वो उपलब्ध है, राइट। अब देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं। इसके फंक्शंस के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। द फंक्शंस इज बेसिकली अ लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशंस को लोन प्रोवाइड करता है, विच गिव्स एडवांस टू मेंबर इन द नीड, जिस मेंबर्स को नीड होती है उसको ये लोन प्रोवाइड करता है। इट इज मेंटर ऑफ इट्स मेंबर मॉनेटरी एंड द एक्सचेंज रेट पॉलिसीज, जितनी भी जो मॉनेटरी और एक्सचेंज रेट पॉलिसीज हैं उनका ये मेंटर है, उनको मेंटेन करता है टू स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसमें स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, इसका ये फंक्शन है। अब देखते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफ आईएमएफ। जो आईएमएफ की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज क्या है। द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी इज लेंडिंग फैसिलिटी टू द फंड ऑफ आईएमएफ, एक ऐसी फैसिलिटी जो आईएमएफ प्रोवाइड करता है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974, जो 1974 में एस्टैब्लिश हुई थी, टू हेल्प कंट्रीज एड्रेस मीडियम एंड लॉन्गर टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। जितनी जो पेमेंट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है मीडियम एंड लॉन्गर टर्म के लिए कंट्रीज की हेल्प करता है, और जो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1974 में हुआ है, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज, राइट। और जो सेकेंड आता है पॉवर्टी ग्रोथ एंड रिडक्शन फैसिलिटीज, PGRF, द पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटीज इज एन आर्म ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की आर्म है which lends to the world poorest country, जो वर्ल्ड की पूरेस्ट कंट्री है उनको ये लेंड यानी उसको जो लेंड करती है यानी जो लोन है उनको प्रोवाइड करती है, राइट। इट वाज क्रिएटेड इन सितंबर 1999, ये जो इसका क्रिएशन हुआ है वो 1999 में इसका क्रिएशन हुआ है, रिप्लेसिंग द इनहेंस स्ट्रक्चरल
एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो एक पहले ऑर्गेनाइजेशन था इनहांस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, उसको रिप्लेस करने के बाद इसका जो क्रिएशन हुआ 1999 में हुआ, ही आपको अच्छे से याद होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद आता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर। बहुत आपने न्यूज़ में पढ़ते रहते हो, हमेशा आता रहता है कि एसडीआर बेसिकली क्या है। तो एसडीआर जो है इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स और रिजर्व मनी इन द इंटरनेशनल monetary system was established in 1969 with the objective of alleviating the problems of international liquidity। जो एसडीआर है एक आर्टिफिशियल करेंसी कह सकते हैं, प्रॉपर करेंसी तो नहीं है पर आर्टिफिशियल करेंसी कह सकते हैं। और ये गोल्ड लोन भी इसको हम बोलते हैं, पेपर लोन भी बोलते हैं, राइट। जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1969 में, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। किसके थ्रू हुआ था इसका एस्टेब्लिश? जो आईएमएफ है, आईएमएफ के थ्रू, इसका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के थ्रू इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कब? 1969 में। क्यों हुआ था? जो इंटरनेशनल की जो लिक्विडिटी है, राइट, जो वहां पे करेंसी का इजिली आदान प्रदान होना चाहिए, राइट, उसके लिए इसका जितनी प्रॉब्लम्स है इंटरनेशनल लिक्विडिटी के रिगार्डिंग, तभी इसका ऑब्जेक्टिव था, तभी इसका एक एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आपको ईयर पूछ सकते हैं कि एसडीआर कब आया? 1969 में आया था। किसके थ्रू आया था? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के थ्रू आया था। करंटली द एसडीआर बास्केट कंसिडर द फॉलोइंग 5 करेंसी। जो एसडीआर का बास्केट बोलते हैं, बास्केट ऑफ द 5 कंट्रीज बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि किसको बास्केट ऑफ 5 कंट्रीज बोला जाता है, तो वहां बहुत सारे ऑप्शन देंगे, तो आपको वहां पे एसडीआर को टिक करना है। 5 करेंसीज कौन कौन सी आती है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें यूएस डॉलर आता है, राइट, इसमें यूरो आता है, चाइनीज एन आता है, जापानीज एन होता है, और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिन भी आता है। जो 5 करेंसी हैं, आपको ये करेंसी याद होना चाहिए। यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज एन, जापानीज एन, राइट, और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। इनका जो रेशियो भी पूछते हैं किसका कितना इसमें रेशियो है, तो सबसे ज्यादा जो रेशियो है यूएस डॉलर, राइट, 43.38% जो है वो यूएस डॉलर है। उसके बाद जो आता है यूरो आता है, राइट, 29.31% यूरो आता है। उसके बाद जो चाइनीज युआन है वो आता है, और लास्ट में आता है ब्रिटिश पाउंड, 7.44% आता है। तो ये भी आपसे पूरा सीक्वेंस दे देंगे और आपसे पूछेंगे किसका कितना रेशियो है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूएस का सबसे ज्यादा रेशियो है, राइट, तभी यहाँ पे यूएस की ज्यादा चलती है, राइट। The only IMF members can participate in SDR facility। जो SDR फैसिलिटी है उसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? जो ओनली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जितने मेंबर्स हैं, राइट, वो ही इसमें ओनली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये बात भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के बीच, और चैनल को सब्सक्राइब करना, राइट। चलता हूँ, मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। Audio Jungle।